Good morning, dear students and parents. I hope you all are safe and doing well. Today I am here with the same chapter number 13. What we have done, students? Yes, हमने किया था शुद्ध भावग्रहण, यानी कि हम किसी चीज़ को सुनकर उसके बारे में अपने माइंड के अंदर कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, कुछ भी चित्र बना लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि जो जो हम सुन रहे हैं वही चीज़ें हम एक पिक्चराइजिंग कर लेते हैं अपने माइंड में कि ऐसा हुआ होगा, अच्छा इस कहानी में ये है तो इस तरह से होगा, मतलब अपने माइंड में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी ले आते हैं। इसी तरह से हमने एक पैराग्राफ किया था, आज हम करने जा रहे हैं इसका रचनात्मक अभ्यास। पेज नंबर 57 ऊपर करेंगे सब बच्चे, जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर कहानी है। तो आप बहुत ही ध्यान से कहानी को सुनेंगे पहले, और कहानी को सुनने के बाद क्या करेंगे, हम प्रश्नों के उत्तर इसमें से ढूंढेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कल मुझे काफ़ी बच्चों ने अपनी रीड करते हुए वीडियो भेजी, जिसमें पार्थ था और 3-4 स्टूडेंट्स थे, तो इट्स वेरी गुड थिंग। ओके, इससे क्या पता चलता है कि आप बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत अच्छे से आप रीडिंग भी कर रहे हैं घर पे। वेल डन पार्थ एंड अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। ओके, नाउ हियर इज वन स्टोरी I just share with you. So everyone just listen carefully. Okay? इस स्टोरी के अंदर क्या है, तो मैम क्वेश्चन भी सुनेंगे आपसे कि इसके आंसर्स क्या होंगे। तो करें स्टार्ट। चलिए, एक नगर में एक शिकारी था, बहुत बड़ा शिकारी था। वह रोज जंगल में शिकार करने जाता था और पशुओं को मारकर उनकी खाल को बाजार में बेच देता था। खाल मीन्स जैसे कि उनकी जो ऊपर वाली खाल होती है, जैसे कि भेड़ की खाल से क्या बनती है, ऊन बनती है, और शेर की जो खाल होती है उसका मैट बनता है। ठीक है, तो क्या था, एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ। एक नगर में बहुत बड़ा शिकारी रहता था। वह रोज जंगल में जाया करता था और पशुओं को मारकर उनकी खाल को बेच देता था। इससे वह बहुत सारा धन कमाता था, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली बिकती है। जो ये पशु की खाल होती है बहुत महंगी बिकती है ये। ठीक है, एक दिन उसने खरगोश को पकड़ लिया, तो उसने खरगोश ने क्या सोचा कि खरगोश को बेचने पर उसके अच्छे दाम मिलेंगे। वह खरगोश को लेकर जा ही रहा था कि रास्ते में उसे एक भालू दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? भालू। तो भालू ने क्या किया, भालू ने बोला, लालच में आकर उसने खरगोश को छोड़ दिया कि तुम मुझे ले जाओ। भालू ने क्या बोला, मुझे ले जाओ और खरगोश को छोड़ दो। उसने सोचा कोई ना कोई इसके मुंह मांगे दाम तो दे ही देगा। भालू को लेकर वह आगे जा रहा था। रास्ते में उसे एक हिरन मिल गया। क्या मिला उसको? भालू के बाद हिरन मिला। तो हिरन क्या था, बहुत ही सुंदर था हिरन। शिकारी को फिर लालच आ गया कि भालू से तो अच्छा हिरन है और हिरन तो और महंगा बिकेगा। उसने सोचा यदि इस सुंदर से हिरन को पकड़ लूँ ना तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, यानी कि बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। अब उसने भालू को छोड़ दिया और धनुष बाण मारकर हिरन को उठा लिया। पीछा करते करते शिकारी थक गया, तो उसने क्या किया, सिर पर हाथ रखकर पछताने लगा, क्योंकि हिरन को उसने मारा तो सही धनुष बाण से, लेकिन वो आगे निकल गया, वो पकड़ नहीं पाया उसको। हिरन भागता रहा और वो उसके पीछे पीछे भागकर थक गया। वह सिर पर हाथ रखकर पछताने लगा कि मैंने खरगोश पकड़ा और भालू के लालच में मैंने खरगोश को छोड़ दिया, और अब मैं हिरन के लालच में भालू को छोड़ा और हिरन भी हाथ नहीं लग रहा है। तो उसने क्या किया, लालच के कारण उसके हाथों में कुछ नहीं आया, और अब वह समझ गया था कि लालच बहुत ही बुरी बला है। क्या है इस कहानी से शिक्षा? क्या शिक्षा मिलती है कि लालच करना बहुत बुरी बात है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर हम करेंगे और वो उत्तर देंगे आप। तो चलिए मैम बोर्ड पे करते हैं, आप आंसर्स बताएंगे। चलिए, तो अभी जैसे कि आपने कहानी सुनी और उसी कहानी से संबंधित हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। नंबर 1 है, शिकारी पशुओं को मारकर क्या करता था? क्या करता था बताइए बताइए, सभी ने स्टोरी सुनी थी ना ध्यान से। क्या करता था शिकारी पशुओं को मारकर? आपको मैं ऑप्शन देती हूँ, खा जाता था, उनकी खाल बेच देता था या छोड़ देता था। सभी को आंसर पता चल गया होगा।
यस, क्या करता था वो? उनकी खाल बेच देता था, उनकी खाल बेच देता था। ठीक है, अगला है शिकारी ने सबसे पहले किसे पकड़ा। बहुत ही इजी है, अगर स्टोरी याद हो तो। सबसे पहले किसे पकड़ा था? सबसे छोटा कौन सा था जंगल के अंदर? यस, खरगोश। पहले उसने खरगोश को पकड़ा, खरगोश के बाद भालू को पकड़ा, और भालू को छोड़कर किसको पकड़ लिया था? हिरन को। और हिरन भी हाथ में नहीं आया। हिरन के पीछे वो क्या लेकर भागा था? धनुष बाण। ठीक है, तो बताइए प्रश्न 2 में क्या आना चाहिए? शिकारी ने सबसे पहले किसे पकड़ा? तो क्या आंसर है? खरगोश को। ओके, नेक्स्ट है भालू को शिकारी ने क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा था? ऑप्शन देती हूँ आपको। हिरन के लालच में, हाथी के लालच में, या लोमड़ी के लालच में? यस, राइट। आपके माइंड में आ रही है चीज कि कौन था वहां पर? 3 थे। हाथी तो था ही नहीं, हिरन के लालच में। हिरन का लालच क्यों था? क्योंकि उन्हें लग रहा था, शिकारी को लग रहा था कि हिरन तो बहुत ही सुंदर है और बहुत महंगा बिकेगा और मैं माला माल हो जाऊंगा। तो शिकारी ने किसे पकड़ा? किसके लालच में उसने छोड़ा भालू को? हिरन के लालच में। समझ आ रहा है? क्या उठाकर शिकारी हिरन के पीछे भागा था? चाकू, तलवार, या धनुष बाण? क्या चलाया उन्होंने? शिकार किससे कर रहा था वो? धनुष बाण में, धनुष बाण से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? धनुष बाण उठाकर। ठीक है, क्या उठाकर शिकारी हिरन के पीछे भागा था? धनुष बाण उठाकर। ऊपर दी गई कहानी हमें क्या सिखाती है? अच्छी चीज है, बुरी बला है, या अच्छी चीज नहीं है? लालच। लालच क्या है? अच्छी बात, बुरी बात, या फिर बुरी बला? लालच बुरी बला है। ठीक है, ये हमारा हुआ शुद्ध भाव ग्रहण का दूसरा रचनात्मक अभ्यास। अब हम करेंगे इसी से संबंधित एक और वर्कशीट करेंगे। तो उस वर्कशीट में आप खुद स्टोरी को रीड करेंगे और खुद ही उसका आंसर ढूंढ कर लिखेंगे। तो सभी बच्चे इजीली कर लेंगे, राइट? बिकॉज आपको समझ आ गया है कि किस तरह से पहले हमें स्टोरी को पढ़ना है। एक बार नहीं, 2 बार। 2 बार पढ़ेंगे तो हमें कहानी याद हो जाएगी कि कहानी में कौन कौन पात्र हैं और कौन क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आपको लगे कि 1 या 2 बार पढ़ने से नहीं पता चला है तो फिर से पढ़िए। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यानी कि अगर कोई भी पठित गद्यांश और पठित गद्यांश कहीं से भी आता है तो आप इजीली कर लोगे। जब स्टोरी पता होगी आपको तो आप क्वेश्चन आंसर्स इजीली फाइंड कर लेंगे, है ना? कि ये प्रश्न है तो ये उत्तर इसका यहाँ पर था कि शिकारी था और कौन था, जंगल में रहता था, हिरन, खरगोश, भालू, ये सब थे। मतलब मेन बातों को हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको लग रहा है कि उस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए और फिर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर को ढूंढकर वहाँ पर लिख दीजिए। तो ऐसे ही एक वर्कशीट करेंगे और उससे पहले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं इसी से संबंधित। चलिए। इसे किसी को पता है कि राष्ट्रध्वज किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा की क्या विशेषता है? मैडम, मैंने राष्ट्रध्वज के बारे में गणतंत्र दिवस पर बोलने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थीं। क्या मैं सुनाऊं? हाँ, तुम सुनाओ। सभी ध्यान से सुनना। भारत का राष्ट्रध्वज 3 रंगों की 3 पट्टियों से बना है, इसलिए इसे तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी है जो वीरता का प्रतीक है। बीच की पट्टी सफेद रंग की है जो शांति प्रियता का प्रतीक है। तीसरी पट्टी हरे रंग की है जो देश की हरियाली और समृद्धि को दर्शाती है। बीच की सफेद पट्टी में नीले रंग का अशोक चक्र है जिसमें 24 धारियां हैं। यह चक्र देश की निरंतर गतिशीलता और प्रगति को दर्शाता है। राष्ट्रध्वज का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। बहुत सुंदर। अच्छा समीर, तुम बताओ, हमारे देश के राष्ट्रध्वज का क्या नाम है? तिरंगा।
शाबाश। श्रुति, झंडे में बने चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जी 24। शाबाश बच्चों। रीटा ने राष्ट्रध्वज के बारे में जो बताया, मैंने उससे संबंधित प्रश्न पूछे। यह तुमने अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा। जब हम किसी ऐसे गद्यांश को पढ़ते हैं जो पहले न पढ़ा गया हो तो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। चलो अब मैं बताती हूं कि अपठित गद्यांश का क्या अर्थ है और इसे क्यों पढ़ाया जाता है। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जो पहले पढ़ा ना हो। इसके अंतर्गत एक गद्यांश या अनुच्छेद दिया जाता है जिस पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। गद्यांश को पढ़कर उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इससे बच्चों की समझ, प्रस्तुति, अभिव्यक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होता है। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु। सबसे पहले दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें। पढ़ते समय गद्यांश में आई मुख्य बातों को रेखांकित कर लें। रेखांकित बिंदुओं को एक बार फिर पढ़ें। अब गद्यांश में से प्रश्नों का सही उत्तर ढूंढें। यही उत्तर छांटकर उसे अपने शब्दों में सुंदर और सटीक रूप में लिखें। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के मुख्य भाव को स्पष्ट करने वाला एक उपयुक्त शीर्षक भी दें। आइए अपठित गद्यांशों के कुछ उदाहरण पढ़ें। किसानों को देश का अन्नदाता कहा जाता है। वह अत्यंत परिश्रम से अनाज उगाता है और देशवासियों का पोषण करता है। किसान की दिनचर्या बहुत कठोर होती है। वह प्रातःकाल मुर्गे की आवाज सुनकर बिस्तर छोड़ देता है, अपने जानवरों की देखभाल करता है, दैनिक कार्यों से निपटकर खाने पीने की परवाह किए बिना खेतों की ओर निकल जाता है। वही उसकी कर्म भूमि है। वह अपने परिश्रम से कठोर भूमि को उपजाऊ बनाता है, उसमें बीज बोता है और उन्हें बढ़ते हुए देखता है। वह दिन रात अथक परिश्रम से उनकी देखभाल करता है। वह रूखा सूखा खाकर भी अपने काम में मगन रहता है। दुख की बात यह है कि वह आज भी गरीबी में जीता है। देश का अन्नदाता किसे कहते हैं? किसान किसकी आवाज सुनकर बिस्तर छोड़ देता है? किसान की कर्मभूमि किसे कहा जाता है? अपने किस गुण से किसान कठोर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है? किसान के लिए सबसे बड़ा दुख है। एक वर्ष के बाद गौरा एक सुंदर बछड़े की माता बन गई। बछड़े का रंग लाल था। उसका नाम रखा गया लाल मणि। उसे सब लालू कहकर पुकारते थे। अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। गौरा लगभग 12 सेर दूध देती थी। लाल मणि के लिए भी पर्याप्त दूध छोड़ देने के बाद भी इतना दूध शेष रहता था कि आसपास के लोग कुत्ते बिल्ली तक उस दूध का भोग करते थे। दूध दुहने के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में खड़े हो जाते और महादेव उनके आगे बर्तन रख देता। दूध पीने के बाद कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वे उसके चारों ओर उछलते कूदते। गौरा कौन थी? लाल मणि को सब क्या कहकर पुकारते थे? गौरा कितना सेर दूध देती थी? सबके आगे बर्तन कौन रखता था? दूध पीने के बाद कृतज्ञता दिखाने के लिए सभी क्या करते? तो बच्चों, आपने देखा वीडियो में किस तरह से पठित अपठित गद्यांश या शुद्ध भाव ग्रहण चीज़ों को सुनकर हम कैसे करते हैं। तो हम इसी से संबंधित चित्र वर्णन करेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखेंगे और अपनी वर्कशीट में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको रीड करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करेंगे। ओके, ये था आज के लिए। तो अपनी अगली क्लास के लिए हम क्या करेंगे? चित्र वर्णन, यानी कि आपको एक पिक्चर दी होगी, उस पिक्चर के ऊपर आपको कुछ लिखना होगा, कुछ वाक्य बनाने होंगे। ठीक है, तो अब के लिए इतना ही। आपको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में वर्कशीट के अंदर अपना पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसको पढ़कर आंसर्स फाइंड करके लिखिए। ओके, थैंक यू।